Hello everyone, this is Rita Singh. It is the continuation of the class 8th history chapter 2. Today's topic is company official became नबूब्स. तो यहाँ हम देखेंगे company officials. When these officials, when the company officials they returned back to their country, they were recognized as the Nawabs. So what were the reason why they recognized as the Nawabs or the Naboobs? Naboobs it is an anglicized version. यह anglicized version है. हिंदी में नवाब का एंग्लिसाइज वर्जन इसे बना दिया गया है नबूब्स. तो वाई सम कंपनी ऑफिशियल्स दे वेयर कंसिडर्ड एज द नवाब्स. When the servant of the East India Company they reached India, their main motive was to earn more profit, and when they returned back to their country, they could be lead the royal life like नवाब से. कंपनी ऑफिशियल्स जब इंडिया आते थे तो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स की इच्छा होती थी कि यहाँ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा कर जा सके और अपने लाइफ में और अपने देश में वो नवाब की तरह एक रॉयल लाइफ और एक सुविधापूर्वक जीवन जी सके. दीज पर्सन्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन देयर कंट्री बाय देयर कंट्री मैन एज अ नबूब्स. ऐसे ही लोगों को नबूब्स कहते थे. Like Clive, when the Clive reached India at the age of 18, Clive 18 वर्ष की एज में इंडिया लौटा. एंड आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लासी ही वॉज एबल टू मैनिपुलेट द नवाब एंड द नवाब्स ऑफिशियल्स. वो बहुत आसानी से उन लोगों को मैनिपुलेट कर लेता था. दीज पीपल द कंपनी ऑफिशियल्स और द क्लाइव दे फोर्स द नवाब ऑफिशियल्स एंड नवाब टू गिव मोर मनी मोर लैंड. इट वॉज सपोज दैट ऐसा माना जाता है कि जब क्लाइव अपने देश लौट रहा था दैट टाइम ही वॉज द ओनर ऑफ द उसे हम देख सकते हैं कि वो जब अपने देश में लौटा तो वो $401.102 का ओनर था. एंड एक्चुअली व्हेन ही केम इंडिया दैट टाइम ही वॉज बिलोंग टू द हम्बल बैकग्राउंड. जब वो इंडिया आया था तो ये बहुत ही एक नीचे तबके का पर्सन था. बट व्हेन ही वॉज रिटर्निंग बैक ही वॉज अ रिचेस्ट पर्सन. लेकिन जब वो वापस लौट रहा था व्हेन ही लेफ्ट इंडिया ही बिकेम अ रिचेस्ट पर्सन. वो एक रिचेस्ट पर्सन था. एंड जब वो अपने देश में लौटा on the basis of the corruption, the British Parliament in 1772 cross-examined. He was cross-examined by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. जब वो अपने देश लौटा तो उसके बहुत इतने सारे संपत्ति को लेकर और करप्शन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में उसे क्रॉस एग्जामिन किया गया है. ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774. यद्यपि वो उस पर कोई क्राइम प्रूफ नहीं हुआ बट ही वाज लेकिन उसे इतना बुरा लगा और इतना आहत हुआ इन सभी कार्य से ही वाज कमिटेड सुसाइड इन 1774. उसने 1774 में सुसाइड कर लिया. However, all the company officials was not able to earn more money in our country. यद्यपि सभी कंपनी ऑफिशियल्स नहीं सक्षम हुए इतने पैसे बनाने में, पैसे कमाने में, बिकॉज सम डाइड ड्यू टू द डिजीज़ वार. क्योंकि कुछ लोग डिजीज़ के कारण मारे गए, कुछ लोग वार में मारे गए. एंड सम पीपल एंड द सम कंपनी ऑफिशियल्स वेर आल्सो नॉट विलिंग टू मेड मोर मनी इन इंडिया. और कुछ कंपनी ऑफिशियल्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के इच्छुक भी नहीं थे. बट दोज हु वांटेड टू अर्न मोर मनी मोर प्रॉफिट इन इंडिया. लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाने के दृष्टि से आए थे, व्हेन दे रिटर्न बैक टू देयर कंट्री दे लेड अ रॉयल लाइफ. एंड दीज पीपल
these people they became the subject of fun in the play and the cartoons. अपने देश में ये लोग जो भारत से बहुत सारे पैसे और वेल्थ कमा कर जाते थे और दे लीड अ रॉयल लाइफ इन देयर कंट्री, और अपने देश में बहुत ही श्रद्धापूर्वक और रॉयल लाइफ जीते थे नवाबों की तरह, वो अक्सर प्ले और कार्टून्स में फ़न के विषय बन जाते थे. सो it was about the people who led the life as nabobs in the Britain. Now the next topic is company rule expand. So here we can see that gradually the company was expanding their rule. कंपनी धीरे धीरे अपने रूल को एक्सपेंड कर रही थी. ही वॉज अपॉइंटेड, द कंपनी वॉज अपॉइंटेड अ रेजिडेंट्स इन द स्टेट्स. कंपनी ने इंडियन स्टेट्स में रेजिडेंट्स अपॉइंट किया था. सो हु आर दीज रेजिडेंट्स, ये रेजिडेंट्स कौन थे यहाँ हम देखते हैं. रेजिडेंट्स वेर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू serve and further the interest of the company. So residents जो होते थे they were the political and commercial agents of the company. ये कंपनी के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अफेयर्स के एजेंट होते थे. एंड देयर मेन पर्पस टू सर्व द कंट्री बिहाफ ऑफ द कंपनी इन द इंडियन स्टेट. उनका काम होता था कंपनी के बिहाफ में इंडियन स्टेट को इंडियन स्टेट में लीड करना इनका मेन काम होता था. The company officials began interfering in the internal affairs of the Indian states. और इन रेजिडेंट्स के माध्यम से कंपनी ऑफिशियल्स ने स्टेट में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. इवन दे अल्सो, और यहाँ तक कि दे डिसाइडेड हु वुड बी द सक्सेसर ऑफ द किंग. वो यहाँ तक डिसाइड करने लगे कि किंग का सक्सेसर कौन होगा एंड हु विल बी होल्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और कौन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को होल्ड करेगा उस पर बैठेगा. एट द सेम टाइम वन पॉलिसी वाज इम्पोज्ड इन द इंडियन स्टेट्स. इसी समय में एक न्यू पॉलिसी को इम्पोज किया गया. इट इज़ नोन एज द सब्सिडियरी अलायंस. इस पॉलिसी को सब्सिडियरी अलायंस कहते थे. सो व्हाट वाज दिस सब्सिडियरी अलायंस. सब्सिडियरी अलायंस क्या था. सब्सिडियरी अलायंस, अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन स्टेट्स वेर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्सेज. इंडियन रूलर्स को इंडिपेंडेंट फोर्सेज रखने को अलाउ नहीं किया गया. एंड द कंपनी विल बी प्रोवाइडेड द सब्सिडियरी फोर्सेज. और कंपनी का ऐसा विचार था कि वो राजा को अपनी फोर्सेज देगी. और इन फोर्सेज के लिए इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द किंग्स हैड टू बी पे फॉर दीज सब्सिडियरी फोर्सेज. किंग को पे करना होता था. इफ़ द किंग्स फेल टू द पेमेंट, अगर किंग पेमेंट करने में फेल होते हैं तो अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज बीइंग टेकन बाय द कंपनी. तो उनका टेरिटरी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वह ले लिया जाता था कंपनी के द्वारा. एंड इट वाज एनेक्ट इन द कंपनी टेरिटरी, और ये कंपनी टेरिटरी में मिला लिया जाता था. ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस अवध एंड हैदराबाद इट वाज एनेक्ट इन द कंपनी टेरिटरी. और इसी बेसिस पर सब्सिडियरी अलायंस के बेसिस पर व्हेन द किंग्स ऑफ द अवध एंड द हैदराबाद फेल टू पेमेंट देयर लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज ओवरटेकन बाय द कंपनी. तो यहाँ हम देखते हैं कि सब्सिडियरी अलायंस क्या था. सो वंस अगेन आई एम, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. सब्सिडियरी अलायंस
According to this alliance, the Indian states were not allowed to have an independent forces. The forces was provided by the company, and they had to be paid for these, and it was expected that the kings had to be paid for the subsidiary forces. If they failed, the large part of the territory was taken by the company. So सब्सिडियरी अलायंस के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली राजा को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वो अपने फोर्स रखेंगे, और ये जो फोर्स है, जब राजा को ज़रूरत होगी तो इस फोर्स को कंपनी प्रोवाइड करेगी। इस फोर्स को प्रोवाइड करने के बदले उन्हें पेमेंट करना होता था, और अगर राजा इस पेमेंट को करने में फेल होता है, किंग या नवाब पेमेंट करने में फेल होते हैं, तो उनके टेरिटरी का, उनके राज्य का एक बहुत बड़ा भाग कंपनी ओवरटेक कर लेती थी या कंपनी उसे ले लेती थी। ये था सब्सिडियरी अलायंस, और इसी बेसिस पे हैदराबाद और अवध का जो टेरिटरी था उसे एनेक्स कर लिया गया था कंपनी टेरिटरी में। तो होप you will like my class. Please do comment in the comment section, and like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my video.